आज हम इतिहास की सबसे कुख्यात कातिलों में से एक की केस फाइल खोलने जा रहे हैं, एलीन वोरनोस। लेकिन देखिए, ये सिर्फ उसके जुर्मों की एक लिस्ट नहीं होगी, नहीं। हम असल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी मनोवैज्ञानिक वजहें थीं जिन्होंने एक इंसान को एक मॉन्स्टर में बदल दिया। जरा सोचिए, साल है 1991, जनवरी की एक शाम। फ्लोरिडा का एक छोटा सा धुएं से भरा बाइकर बार। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। एक आम सी दिखने वाली महिला अपनी बियर पी रही है और तभी वहां एक बहुत ही शांत, लगभग बेआवाज गिरफ्तारी होने वाली है। सादे कपड़ों में कुछ लोग अंदर आते हैं और बिना किसी हो हल्ले के उस महिला को बाहर ले जाते हैं। ये सब इतना सामान्य दिख रहा था, इतना मामूली कि वहां मौजूद किसी को भी उस खौफनाक हकीकत का जरा भी अंदाजा नहीं था जो बस कुछ ही देर में सामने आने वाली थी। वो महिला कोई और नहीं बल्कि एलीन वोरनोस थी। जी हाँ, अमेरिका की पहली महिला सीरियल किलर। एक ऐसी कातिल जिस पर सिर्फ 1 साल के अंदर 7 लोगों की बेरहमी से हत्या करने का आरोप था। अब देखिए, एलीन की कहानी को सिर्फ उसके अपराधों से समझना लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसकी जड़ें पहले कत्ल से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। इसे समझने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी, एक रूपक दिया गया है, एक ट्रेन का रूपक। ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम सब एक ट्रेन से एक सुरक्षित सफर की उम्मीद करते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर वो ट्रेन स्टेशन छोड़ने से पहले ही तबाह हो चुकी हो? तो क्या हम उससे मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं? यहीं से इस पूरी कहानी का फोकस ही बदल जाता है। सवाल ये नहीं रह जाता कि उसने क्या किया, बल्कि ये बन जाता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। एलियन की जिंदगी की ट्रेन सच में स्टेशन से निकलने से बहुत पहले ही पटरी से उतर चुकी थी। उसका जन्म ही एक टूटे हुए परिवार में हुआ। पिता एक सजायाफ्ता अपराधी था जिसे वो कभी मिली तक नहीं। उसे पाला उसके नाना नानी ने, जहां उसे भयानक शारीरिक और मानसिक शोषण झेलना पड़ा। सोचिए, 11 साल की उम्र से ही वो सिगरेट और पैसों के बदले यौन शोषण का शिकार होने लगी और 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होने के बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। बस यहीं से सड़कों पर उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई। साइकोलॉजी में इसे रेपिटेशन कंपल्शन कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी दिमागी हालत है जहां ट्रॉमा का शिकार हुआ इंसान अनजाने में खुद को बार बार वैसी ही दर्दनाक और खतरनाक सिचुएशंस में डालता है जैसी उसने बचपन में झेली हों। ये एक अजीब सा विरोधाभास है। एलीन उन आदमियों से नफरत करती थीं जो उसका फायदा उठाते थे, लेकिन फिर भी वो फ्लोरिडा के उन्हीं हाईवे पर अनजान आदमियों की गाड़ियों में बैठती रही, अपने बचपन के ट्रॉमा को बार बार जीती रही। तो सवाल ये उठता है कि जिंदा रहने की ये जद्दोजहद हत्याओं के एक सिलसिले में कैसे तब्दील हो गई। चलिए अब उसके अपराधों के पैटर्न पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कैसे सर्वाइवल का ये संघर्ष 1 साल के खूनी तांडव में बदल गया। 70 और 80 के दशक तक एलीन का क्रिमिनल रिकॉर्ड छोटी मोटी चोरियों, डकैती और धोखाधड़ी से भरा हुआ था। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया 1986 में, जब वो टायरिया मूर से मिली। टायरिया एलीन के लिए एक इमोशनल एंकर बन गई और इसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए पैसों की जरूरत ने उसके अंदर दबे हुए गुस्से को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे दिया। और फिर 13 नवंबर 1989 को उसने वो लाइन क्रॉस कर दी। उसका पहला शिकार बना रिचर्ड मैलोरी। एलीन के मुताबिक एक बहस के बाद उसने मैलोरी को उसी की 22 कैलिबर की हैंडगन से कई गोलियां मारी। फिर उसकी कार और पैसे लेकर वो फरार हो गई। और यही उसका मोडस ऑपरेंडी, मतलब काम करने का तरीका बन गया। एलीन का तरीका हर बार लगभग एक जैसा ही था। वो फ्लोरिडा के हाईवे पर प्रोस्टिट्यूट बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाती, उन्हें गोली मारती और मकसद होता कैश और गाड़ी लूटना, और फिर लाशों को सुनसान इलाकों में फेंक देती। इसी एक जैसे पैटर्न की वजह से पुलिस को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये सारी हत्याएं एक ही कातिल का काम है। तो पुलिस ने उसे पकड़ा कैसे? यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एलीन को पकड़ने में फोरेंसिक सबूतों से कहीं ज्यादा काम आया एक मनोवैज्ञानिक जाल। पुलिस धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ रही थी। बैलिस्टिक्स रिपोर्ट से पता चला कि कई हत्याओं में एक ही 22 कैलिबर की गन यूज हुई थी। कुछ चश्मदीदों ने भी एक आक्रामक महिला का जिक्र किया था। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब एलीन के फिंगरप्रिंट्स एक पीड़ित की कार पर मिले, जो उसके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच हो गए।
अब पुलिस के पास एक नाम था, एलीन वुरनोस। पुलिस ये जानती थी कि एलीन आसानी से टूटने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया, टायरिया मोर। पुलिस ने टायरिया को सहयोग करने के लिए मना लिया। फिर उससे एलीन को रिकॉर्डेड फोन कॉल्स करवाए गए। उन कॉल्स में टायरिया ने रोते हुए एलीन को बताया कि पुलिस उसे भी इन हत्याओं में फंसा देगी। और बस यही वो पल था। बचपन से ही अबैंडनमेंट मतलब छोड़े जाने के डर से जूझ रही एलीन के लिए टायरिया को खोने का ख्याल ही बर्दाश्त से बाहर था। अपने प्रोटेक्टर मोड में आकर उसने टायरिया को बचाने के लिए फ़ोन पर ही सब कुछ कबूल कर लिया। और इसी कबूलनामे के साथ उसने अपनी किस्मत पर ताला लगा दिया। गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ कोर्टरूम ड्रामा। और यहाँ लड़ाई सिर्फ उसके किए गए अपराधों पर नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग की हालत पर भी थी। कोर्ट में एलीन की एक ही दलील थी, सेल्फ डिफेंस। उसने दावा किया कि हर एक आदमी ने उस पर हमला किया था और उसे अपनी जान बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी। लेकिन फॉरेंसिक सबूत एक बिल्कुल अलग ही कहानी कह रहे थे। हर हत्या के बाद लूटपाट हुई थी। पीड़ितों को कई कई गोलियां मारी गई थी, जिसे एक्सपर्ट्स ओवरकिल कहते हैं। और ये ओवरकिल सेल्फ डिफेंस का नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से की गई हत्या और गहरे गुस्से का साफ संकेत था। मनोवैज्ञानिकों ने जब उसकी जांच की तो 2 बड़ी मानसिक बीमारियां सामने आईं। पहली थी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी बीपीडी। इसकी वजह से वो रिश्तों में बेहद अस्थिर थी और उसे हमेशा छोड़े जाने का डर लगा रहता था। और दूसरी थी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी एएसपीडी, जिसका सीधा सा मतलब था कि उसके अंदर से सहानुभूति या पछतावे की भावना लगभग खत्म हो चुकी थी। आखिरकार जूरी ने उसे दोषी पाया और उसे सजा मिली। एक नहीं, बल्कि कुल 6 मौत की सजाएं। अमेरिकी कानूनी इतिहास में किसी महिला के लिए ये एक असाधारण और बहुत ही कठोर सजा थी, जो उसके अपराधों की क्रूरता को साफ साफ दिखाती थी। लेकिन एलीन की कहानी सिर्फ उसके फैसले पे खत्म नहीं होती। ये अपने पीछे समाज के लिए कुछ बहुत ही असहज लेकिन ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। चलिए उसके आखिरी पलों और उसी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। 9 अक्टूबर 2002 को एलीन वुरन को लीथल इंजेक्शन से मौत की सज़ा दे दी गई। लेकिन उसके आखिरी शब्द शायद उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ थे। उसने कहा, मैं इंडिपेंडेंस डे की तरह जीसस के साथ वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी। ये शब्द दिखाते हैं कि आखिरी सांस तक उसका दिमाग हकीकत से कोसों दूर अपनी ही एक अलग दुनिया में कैद था। और यहीं हम उस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। कानून ने एक मॉन्स्टर को सजा दी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारे समाज ने उस 11 साल की बच्ची को उस वक्त बचाया होता जब वो सड़कों पर अकेली थी, अगर उस ट्रेन को पटरी से उतरने से पहले ही किसी ने थाम लिया होता, तो क्या आज वो 7 लोग जिंदा होते? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, पर यह सवाल हम सबके लिए है।